नमस्कार दोस्तों, डेट आज की देखो 14 अगस्त 2024 है। स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले लू होल्ड्स का कोड देख लीजिए। कोड देखो है, आपका टैलेंट ये डिटरमाइन करता है कि आप क्या कर सकते हो। मोटिवेशन ये डिटरमाइन करता है कि आप कितने इच्छुक हो उस चीज को करने के, और एटीट्यूड ये डिटरमाइन करता है कि कितना अच्छे से आप वो चीज करोगे। आपको ना एग्जांपल्स देता हूं। जैसे देखो सचिन तेंदुलकर हैं, टैलेंट था उनके अंदर, लेकिन देखो सिर्फ टैलेंट से कुछ नहीं होता। अब इसके बाद मोटिवेशन का एग्जांपल लीजिए। हमारे प्यारे अब्दुल कलाम साहब गरीब परिवार से आए, बट बहुत मेहनत की, साइंटिस्ट बने, मोटिवेशन था जबरदस्त, और बाद में प्रेसिडेंट भी बने। एटीट्यूड का एग्जांपल लीजिए। एटीट्यूड MS धोनी मुश्किल सिचुएशन में भी कूल रहते हैं, बहुत कम गुस्से में आते हैं, शांत स्वभाव के। इवन एक ओवर में बहुत ज्यादा रन चाहिए, ऐसा नहीं कि पैनिक कर गए। तो इसका मतलब ये उनका जो एटीट्यूड है ना, वो ये दिखाता है प्रेशर में भी अच्छा परफॉर्म कैसे करते हैं। एक बार के लिए देखो टैलेंट ना हो तो मेहनत से काम चल जाएगा, बाकी दो चीज भरपाई कर देंगे। मोटिवेशन बहुत ज्यादा है, टैलेंट थोड़ा कम है, लेकिन मेहनत से उस चीज की भरपाई कर दी। लेकिन देखो मोटिवेशन तो होना ही चाहिए, आप इच्छुक हो उस चीज को अचीव करने के लिए। आप अपने यूपीएससी का एग्जांपल लीजिए ना, मोटिवेशन डाउन हो जाएगा तो आप पढ़ोगे ही नहीं। समझ गए? बेशक ये हो सकता है कि आपको थोड़ा ज्यादा समय लगे आंसर राइटिंग सीखने में, कोई बात नहीं, ज्यादा समय लगेगा, कईयों को कम लग जाता है, बट आपने मेहनत से उस चीज को एड्रेस कर दिया, ज्यादा मेहनत करके। बट देखो बाकी चीजें तो जरूरी हैं, जैसे एटीट्यूड है। एटीट्यूड मतलब आपका एटीट्यूड ऐसे होना चाहिए, गलतियों से सीखना, फेलियर से लर्न करना, सेटबैक्स आते हैं तैयारी में, उनसे घबराना नहीं, नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड, रवैया रखना। तो ये आपका एटीट्यूड होना चाहिए। डिस्कशन की बात अगर हम करें, आज देखो हम 3 इश्यूज डिस्कस करेंगे। एक तो देखो बहुत इशू चल रहा है हिंडनबर्ग वाला। हिंडनबर्ग US बेस्ड रिसर्च फर्म, इन्होंने अदानी ग्रुप पे आरोप लगाए, और उसके बाद उन्होंने सेबी चेयरमैन पर भी आरोप लगाए हैं कि सेबी चेयरमैन की खुद की इन्वेस्टमेंट है अदानी रिलेटेड एक ऑफशोर फंड में। तो आसान भाषा में हम ये इशू डिस्कस करेंगे। फिर दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे आज कोलकाता रेप एंड मर्डर केस से संबंधित, बहुत दुखद घटना। तो इससे द इंडियन एक्सप्रेस में एडिटोरियल आया है, उसे हम डिस्कस करेंगे। और तीसरे नंबर पे हम आज आर्टिकल डिस्कस करेंगे सी राजा मोहन का इंडियन एक्सप्रेस से, फोरन हैंड की थ्योरी से संबंधित। और देखो डिस्कशन हम स्टार्ट करें उससे पहले ना आपसे सजेशंस चाहिए, मदद चाहिए आपकी। एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट करने का आइडिया आया है। इनिशिएटिव थोड़ा ज़्यादा प्रीलिम बेस्ड होगा। उसमें क्या होगा, वो एक प्रकार से ना कॉम्बिनेशन होगा करंट प्लस स्टैटिक का। करंट प्लस स्टैटिक का समथिंग लाइक दिस, कि ना एक दिन में हम एक चैप्टर रिवाइज कर लें प्रीलिम का। फॉर एग्जाम्पल स्पेक्ट्रम है, बड़ा चैप्टर है तो 2-3 दिन भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश ये हो कि एक दिन में एक चैप्टर रिवाइज कर लें डेली बेसिस पे। जो भी हमारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे नितिन सिंघानिया है, जो भी हैं, एक दिन में एक चैप्टर हमने स्टैटिक का रिवाइज कर लिया, और इसके साथ साथ उस दिन के करंट अफेयर हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन ज़्यादा फोकस MCQs पे। MCQs से ज़्यादा प्रैक्टिस होती है, तो ज़्यादा फोकस MCQs से रिलेटेड, मतलब जो क्वेश्चंस यूपीएससी ने पास्ट में पूछे हैं, जो क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इससे क्या होगा, डेली बेसिस पे देखो MCQs की प्रैक्टिस होगी करंट अफेयर के साथ साथ, और रिवीजन स्टैटिक का एक चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। तो ऐसा कुछ इनिशिएटिव माइंड में चल रहा है डेली बेसिस का। तो आपके जो सजेशंस हैं आप बता सकते हो। और एक चीज देखो, इनिशिएटिव हम फ्री नहीं रखेंगे, थोड़ा सा बिल्कुल नॉमिनल सा चार्ज रखेंगे। इसका नॉमिनल चार्ज जैसे महीने के 100 से 150 रुपए के बीच में। इससे ज्यादा सीरियसनेस आती है आप में भी, और सही बताऊं तो मेरे में भी, मतलब ज्यादा अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है। तो बिल्कुल नॉमिनल चार्ज जैसे 100 से 150 रुपए के बीच में पर मंथ। तो देखो आपके जो सजेशंस हैं, क्या बढ़िया हम उस इनिशिएटिव में कर सकते हैं, तो आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, फिर हम फर्दर डिस्कस करेंगे क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन में देखो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे अदानी, हिंडनबर्ग और सेबी की चेयरमैन माधवीपुरी बूच से जुड़ा जो मामला है ना, उसे हम डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। आप ना सिलेबस में GS पेपर 3 के इन टॉपिक्स से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो।
पहले देखो मैं आपको ना ब्रीफ में कहानी बता देता हूं और बीच बीच में जो कंसेप्ट्स आएंगे वो मैं आपको बताता जाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। कहानी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना बीच में जो कंसेप्ट्स आएंगे वो इंपॉर्टेंट है। जनवरी 2023 में ना हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म, ये जो हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म है ना, ये क्या करती है, ये देखो रिसर्च करती है, मतलब बड़ी बड़ी जो कंपनीज है ना उनके अकाउंट्स में क्या इरेगुलरिटी है, क्या गलत है, बड़ी बड़ी कंपनीज कैसे टैक्स चोरी कर रही हैं, कैसे चीज़ों को गलत दिखा रही हैं अपना फ़ायदा उठाने के लिए। और देखो ऐसा नहीं कि ये फर्म जो है हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म ये सारे काम फ्री में करती है, नहीं, ये शॉर्ट सेलर है। बिल्कुल सिंपल से सिंपल भाषा में आपको बताऊं, ये कंपनी ना पहले तो बेट लगा देगी, शर्त लगा देगी कि इस फर्म का जो शेयर है ना वो नीचे जाएगा। मैं आपको सिंपल भाषा में बता रहा हूं, बेट लगा दिया इस फर्म का शेयर नीचे जाएगा, उसके बाद अपनी रिसर्च को ये पब्लिक में पब्लिश करती है। और जैसे ही देखो इसने अपनी रिसर्च पब्लिश की, इनको पहले से पता था कि मुझे धांधलेबाजी का पता चल गया है, तो अब जैसे ही ये खबर मार्केट में आएगी इस कंपनी के शेयर जो है वो धड़ाम से नीचे जाएंगे, जबकि इन्होंने पहले से स्पेकुलेट कर लिया है कि इस कंपनी के शेयर नीचे जाएंगे। शॉर्ट सेलिंग इन्होंने कर दी है, ऑलरेडी ये उस कंपनी के शेयर बेच चुके हैं और उस कंपनी के शेयर जब नीचे जाएंगे मार्केट में, इनकी रिसर्च की रिपोर्ट जब पब्लिक में जाएगी तो फिर इनको फायदा हो जाएगा। तो ये काम है इस फर्म का, हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म, ये यूएस न्यूयॉर्क बेस्ड है। अब देखो इन्होंने ना जनवरी 2023 में क्या किया, अपनी ना एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें इन्होंने ना आरोप लगाया अदानी ग्रुप पे। अदानी ग्रुप की ना 8 कंपनीज हैं, जैसे अदानी पोर्ट्स, अदानी एनर्जी, अदानी गैस, ऐसे ऐसे 8 कंपनीज हैं। तो इन्होंने ना अदानी ग्रुप पे ये आरोप लगाया कि अदानी ग्रुप आर्टिफिशियल ढंग से शेयर मार्केट में अपनी कंपनी के शेयर जो हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं। इसको कहते हैं स्टॉक मैनिपुलेशन, स्टॉक को मैनिपुलेट करना। वैसे देखो स्टॉक के जो रेट है ना वो डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करते हैं, लेकिन इन्होंने आरोप लगाया कि अदानी ग्रुप ने ना आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट की अपने स्टॉक्स की और स्टॉक्स के रेट को मैनिपुलेट किया। मैं आपको थोड़ा और आसान भाषा में बताता हूं स्टॉक मैनिपुलेशन क्या होता है। देखो स्टॉक मैनिपुलेशन ना एक तरह का धोखा है। इसमें कोई कंपनी अपने शेयर्स की कीमत को ना आर्टिफिशियली बढ़ा या घटा देती है। हिंडनबर्ग वालों ने यह बोला अदानी ग्रुप ने ना अपने ही कनेक्टेड लोगों से, जो इनके जानकार लोग थे या फिर इनके जानकार में जो कंपनियां थी, उन्हीं को बोल दिया कि आप हमारी कंपनी के ना शेयर परचेज कर लीजिए। तो अदानी के जानकार लोगों ने अदानी ग्रुप की कंपनी के शेयर परचेज कर लिए। मार्केट में ऐसा लगा कि अदानी के शेयर्स की बहुत ज्यादा डिमांड है। अब देखो लोगों को जब लगता है ना कि इस चीज की बहुत डिमांड है, तो बल्कि और ज्यादा लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं उस चीज को खरीदने के लिए। तभी तो कोचिंग सेंटर्स के आप पोस्टर देखते हो, उसमें भी लिखा होता है लिमिटेड सीट्स। जानबूझ के लिखा होता है लिमिटेड सीट्स, क्योंकि ना आपको यह दिखाया जा सके कि देखो सीट्स की कितनी ज्यादा डिमांड है, बाकी लोग परचेज कर रहे हैं, आप भी परचेज कर लीजिए। तो हिंडनबर्ग के अनुसार यही काम अदानी ने करवाया। इसके अलावा उन्होंने अपने ग्रुप की कंपनीज के लिए जानबूझ के पॉजिटिव न्यूज स्प्रेड की, ताकि लोगों को लगे कि अदानी ग्रुप की कंपनीज में ना बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, अच्छी अच्छी न्यूज सामने आ रही हैं, जबकि वो न्यूज प्लांटेड थी। माहौल बनाया अदानी ने अपने ग्रुप की कंपनीज के बारे में। फिर तीसरा आरोप यह था हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म के अनुसार अदानी ग्रुप ने ना जानबूझ के अपना डेट छुपाया, कर्ज छुपाया। अब देखो जब लोग ना शेयर परचेज करते हैं ना, वो देखते हैं कि किसी कंपनी का कर्ज कितना है। ज्यादा कर्ज वाली कंपनीज के शेयर लोग नहीं परचेज करते। तो आरोप यह है हिंडनबर्ग का कि अदानी ग्रुप ने ना कर्ज को बैलेंस शीट से बाहर रखा, ताकि प्रॉफिट ज्यादा लगे और ज्यादा लोग अट्रैक्ट हों अदानी ग्रुप की कंपनीज के शेयर परचेज करने के लिए। तो ये सारे आरोप लगा दिए जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म ने। और एकदम से जैसे ही ये आरोप लगाए, अदानी ग्रुप के जो शेयर्स थे वो एकदम से नीचे गिर गए। लोगों को लगा यार ये तो बैलून है, बबल है, फट जाएगा, जल्दी से हम अदानी ग्रुप के शेयर से निकल जाएं तो ज्यादा सही रहेगा, अदरवाइज हमें लॉस हो जाएगा। तो लोगों ने बेचना स्टार्ट किया, तो अदानी ग्रुप के कंपनीज के शेयर एकदम से नीचे गिर गए और हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म को फायदा हो गया। उन्होंने तो पहले से स्पेकुलेशन की थी कि इस कंपनी के शेयर नीचे जाएंगे,
तो उनको फायदा हुआ। इवन देखो उस समय अदानी ग्रुप 20,000 करोड़ का एफपीओ लाने वाला था। एफपीओ समझते हो? फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ये क्या होता है अगर प्री में यूपीएससी पूछ ले? देखो जब कोई लिस्टेड कंपनी मतलब जिसके शेयर्स ऑलरेडी ट्रेड होते हैं शेयर मार्केट में, वो फिर से नए शेयर्स पब्लिक को बेचती है तो उसे एफपीओ कहते हैं, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो अदानी ग्रुप 20,000 करोड़ का एफपीओ लाने वाला था। लोगों ने सब्सक्राइब भी कर लिया था, लेकिन मीनवाइल ये कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई। तो फिर अदानी ग्रुप ने अपना प्लान छोड़ दिया एफपीओ लाने का, और उन्होंने मना किया कि सारे जो आरोप हैं वो बेबुनियाद हैं और हमने कोई धांधलेबाजी नहीं की है, हमने कोई गलती नहीं की है, कोई गलत काम नहीं किया है। लेकिन कंट्रोवर्सी काफी बड़ी क्रिएट हो गई। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने एंटर किया इस कंट्रोवर्सी में। सुप्रीम कोर्ट ने ना एक्सपर्ट्स की एक कमेटी बना दी। इस कमेटी को काम यह दिया कि अपने देश में जो रेगुलेटर है ना सेबी, जिसका काम है ये इंश्योर करना कि हमारे देश में स्टॉक मार्केट ठीक से चले, कोई इसमें धांधलेबाजी ना हो, क्या रेगुलेटर अपना काम ठीक से नहीं कर पाया है, आप इस चीज की जांच करो। और इवन सेबी को भी काम दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप ना अदानी ग्रुप से रिलेटेड कुछ जो स्पेसिफिक इश्यूज है ना उनकी जांच कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया मार्च 2023 में। उसके बाद देखो ये सारी टाइमलाइन आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन 100 बातों की एक बात, एक्सपर्ट कमेटी ने बोला सब ठीक है, सेबी ने भी बोला सब ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि हम सेबी पे विश्वास करते हैं, सब ठीक है, कुछ गलत नहीं हुआ है। सबने बोल दिया कुछ गलत नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया कि हम सेबी पे विश्वास करते हैं, सेबी ने भी बोल दिया कुछ गलत नहीं हुआ है। और जो एक्सपर्ट कमेटी गठित की थी जांच करने के लिए क्या सेबी फेल हो गई है, उसने भी बोल दिया कि सब ठीक है, सब ठीक। तो अब जाके ना अगस्त 2024 में हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म वो फिर से जाग गई। उन्होंने बोला कि देखो भैया सेबी तो ठीक बोलेगी ही, जिसका काम है ये इंश्योर करना स्टॉक मार्केट में सब सही चले, ये तो सही बोलेगी ही। क्यों? क्योंकि सेबी की जो चेयरमैन है ना माधवीपुरी बूच, इनका और इनके हस्बैंड का, इन दोनों का खुद का पैसा लगा है उन ऑफशोर फंड में। ऑफशोर फंड क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले आप बात सुनिए। तो ना हिंडनबर्ग रिसर्च फर्म ने ये बोला है कि माधवीपुरी बूच और इनके हस्बैंड का दोनों का खुद का पैसा लगा है उन ऑफशोर फंड्स में जिनका इस्तेमाल किया गया अदानी ग्रुप के द्वारा अपने स्टॉक्स को मैनिपुलेट करने के लिए। तो जब इनका खुद का ही पैसा लगा है तो फिर ये क्यों ही अदानी ग्रुप के खिलाफ बोलेंगी या फिर ठीक ढंग से जांच करवाएंगी? तो इसलिए यहां पे कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का भी इश्यू है। लेकिन पहले मैं आपको ऑफशोर फंड के बारे में बता देता हूं। ऑफशोर फंड्स देखो वो फंड होते हैं जो देखो दूसरे देशों में रजिस्टर होते हैं, खास करके टैक्स हेवन कंट्रीज में। टैक्स हेवन कंट्रीज जैसे देखो मॉरिशस है, केमन आइलैंड्स हैं, यहां पे ना टैक्स या तो लगता ही नहीं है या फिर ना के बराबर लगता है। तो ये जो ऑफशोर फंड होते हैं ना, ये टैक्स हेवन कंट्रीज में मोस्टली रजिस्टर्ड होते हैं और इनके इन्वेस्टर मतलब जिनका पैसा होता है ऑफशोर फंड में वो किसी और देश में रह रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अदानी हैं, अदानी ग्रुप के जो लोग हैं, अदानी, गौतम अदानी, उनके भाई, वो रह तो इंडिया में रहे हैं, एग्जांपल आपको दे रहा हूं। लेकिन एक ऑफशोर फंड इस्टेब्लिश हो गया जिसका नाम है एबीसी। अब वो एबीसी ऑफशोर रजिस्टर्ड हुआ है मॉरिशस में। ऐसा इसलिए क्योंकि मॉरिशस में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, मॉरिशस में टैक्स नहीं लगता, टैक्स हेवन कंट्री है। तो पैसा लगा है उन इन्वेस्टर्स का जो मॉरिशस में नहीं रहते, लेकिन फंड रजिस्टर्ड है मॉरिशस में। अब देखो वो जो ऑफशोर फंड है ना, उसका यूज किया जा सकता है इंडियन स्टॉक मार्केट में इंडियन स्टॉक मार्केट में स्टॉक को मैनिपुलेट करने के लिए, आर्टिफिशियली डिमांड क्रिएट करने के लिए। समझे? मैंने शुरुआत में बोला था ना कि अदानी ने अपने ही लोगों को बोल दिया कि मेरे शेयर परचेज कर लो, ताकि लोगों को यह दिखाया जा सके कि भैया देखो कितनी डिमांड है। तो वो यही ऑफशोर फंड था जिसमें अदानी और अदानी के जानकार लोगों का पैसा लगा था, और इसी ऑफशोर फंड ने परचेज कर लिए अदानी ग्रुप की कंपनीज के शेयर्स, और आर्टिफिशियली डिमांड क्रिएट हो गई, स्टॉक के रेट ऊपर चले गए। यह आरोप है हिंडनबर्ग फर्म का। और अब हिंडनबर्ग फर्म ने फिर से आरोप यह लगाया है,
यही तो ऑफशोर फंड था जिसने अदानी ग्रुप की कंपनीज के शेयर परचेज किए, और इसमें इन्वेस्टमेंट तो सेबी के चेयरमैन और उनके पति की खुद की है। इसलिए अदानी ग्रुप की कंपनीज के ऊपर जो आरोप लगे उसका ठीक ढंग से जांच नहीं की गई सेबी के द्वारा, और बोल दिया गया सब कुछ ठीक है। इसके बाद देखो, जब अभी फिर से अगस्त 2024 में हिंडनबर्ग ने यह बोला है ना, तो सेबी की चेयरमैन माधवीपुरी बूच और उनके हस्बैंड ने यह सफाई दी कि हमने ये इन्वेस्टमेंट्स 2015 में की। उस समय वो प्राइवेट सिटीजन्स थे, सिंगापुर में रह रहे थे, और उस समय तो माधवीपुरी बूच ने सेबी को ज्वाइन भी नहीं किया था। उन्होंने बाद में ये बोला, हमने ये इन्वेस्टमेंट की थी उस ऑफशोर फंड में क्योंकि फंड मैनेजर के साथ में हमारे पर्सनल कनेक्शन थे। हमारा अदानी से कोई लेना देना नहीं है, फंड मैनेजर से हमारी जानकारी थी। इवन बॉडी जो है, रेगुलेटर जो है सेबी, इन्होंने भी अपनी चेयरमैन का बचाव किया और बोला कि ना हम प्रॉपर ढंग से ये इंश्योर करते हैं कि जो सेबी के मेंबर्स हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपरली डिस्क्लोज करें, और अगर कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला आता भी है तो मेंबर्स और चेयरमैन उन मामलों से अपने आप को रिक्यूज कर लेते हैं जहां पे कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। देखो, आर्टिकल में जो इश्यूज निकल के आते हैं यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, जो हम एथिक्स में भी यूज कर सकते हैं, दूसरे पेपर्स में भी यूज कर सकते हैं, जैसे यहां पे रेगुलेटरी इंटीग्रिटी का इशू है। अब सेबी जैसी बॉडीज को ना अपनी क्रेडिबिलिटी, अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज लोगों का ट्रस्ट ही नहीं होगा, वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे। फिर देखो, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का इशू है, जैसा कि आरोप है सेबी की चेयरमैन के ऊपर कि वो चेयरमैन है, सेबी जांच कर रहा है कि अदानी ग्रुप ने कुछ सही नहीं किया या फिर सही किया। और अदानी ग्रुप का एक ऑफशोर फंड है, अदानी से रिलेटेड एक ऑफशोर फंड है, और उसमें आपने इन्वेस्टमेंट करके रखी है। हालांकि उनका बचाव ये है कि हमने पहले काफ़ी इन्वेस्टमेंट काफ़ी पहले कर दी थी और बाद में बेच भी दी थी, अपनी जो इन्वेस्टमेंट थी वो निकाल भी ली थी, तो इनका अपना बचाव है। लेकिन इशू तो है यहाँ पे कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। जनता को पता होना चाहिए था ये चीज़ पहले ही कि सेबी के चेयरमैन की इन्वेस्टमेंट थी उस ऑफशोर फंड में, चाहे कब निकाल ली उन्होंने, ये सारी चीज़ें पहले पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए थी, अब आ रही हैं तो गलत है। फिर देखो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी इशू है। अगर अदानी ग्रुप की कंपनीज ने वास्तव में स्टॉक मैनिपुलेशन किया है तो जाहिर तौर पे बहुत गलत है। पब्लिक ऑफिस में ट्रांसपेरेंसी का इशू है। जो भी पब्लिक ऑफिशियल्स फाइनेंशियल डीलिंग करते हैं वो देखो पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए, इससे देखो करप्शन भी कम होगा। और सबसे लास्ट में एथिकल लीडरशिप। देखो, सेबी की जो चेयरपर्सन है ना माधवीपुरी बूच, आर्टिकल सजेस्ट करता है उनको रिजाइन करना चाहिए। ये एक एग्जाम्पल सेट होगा एथिकल लीडरशिप का। कम से कम उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी चाहिए कि वो पब्लिक ट्रस्ट मेंटेन नहीं कर सकी। तो ये सब आप यूज कर सकते हो आंसर्स में। फिर देखो, आर्टिकल में कुछ और बातें हैं, जैसे हर्षद मेहता स्कैम सामने आया था 1992 में, और उसके बाद ये पहला मौका है जब सेबी पे इतना बड़ा क्वेश्चन उठा हो, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई हो। जब हर्षद मेहता स्कैम हुआ था ना 1992 में, तो उसके बाद ही सेबी को स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया था ताकि इंश्योर किया जा सके कि हमारी स्टॉक मार्केट में सब कुछ सही चले। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सेबी ने अच्छा काम भी किया है, चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, और सेबी ने ये रेपुटेशन इंडिया को दिलवाई है कि इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है वो रोबस्ट है, रिलायबल है, धांधलेबाजी नहीं होती है, ठीक चलता है। इंडिया की स्टॉक मार्केट की रेपुटेशन है पूरे वर्ल्ड में। लेकिन अब ये जो कंट्रोवर्सी पैदा हुई ना, इसमें सच का दूध और पानी का पानी सामने आना चाहिए ताकि लोगों का जो ट्रस्ट है वो मेंटेन रहे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद देखो, नेक्स्ट इश्यू इंडियन एक्सप्रेस से कोलकाता डॉक्टर रेप एंड मर्डर केस से संबंधित है। बहुत दुखद केस। आप ना सिलेबस में जीएस पेपर 1 के वुमेन रिलेटेड इशू से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। साल था 1973 नवंबर, मुंबई का KEM हॉस्पिटल, यहां पे ना एक जूनियर नर्स जिसने देखो अभी ही अपनी ड्यूटी को ख़त्म किया था, वो चेंज करने के लिए जाती है, लेकिन देखो वहाँ पे उसके ऊपर सेक्सुअल असोल्ट होता है और गला दबा दिया जाता है उस जूनियर नर्स का। ऑलमोस्ट उस जूनियर नर्स की डेथ हो जाती है। सेक्सुअल असोल्ट हुआ
और उसके बाद शी वाज चोक टू डेथ, ऑलमोस्ट चोक टू डेथ। मृत्यु नहीं हुई, लेकिन अगले 41 सालों तक वो देखो कोमा में चली जाती हैं। अरुणा शानबाग नाम था इनका। इनका केस काफी ज्यादा सुर्खियों में आया था यूथनेशिया के कारण। अब देखो जिंदगी कैसे हो गई, 41 साल तक कोमा में। लेकिन देखो एक वो घटना थी 1973 की, अब 2024 में क्या बदला? शायद कुछ नहीं। कोलकाता का हॉस्पिटल आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज, यहां पे ना एक ट्रेनी डॉक्टर जिसने 36 आवर की अपनी शिफ्ट कंप्लीट की, वो इतना ज्यादा थक चुकी थी कि अब वो थोड़ा रेस्ट करना चाहती थी। लेकिन देखो रेस्ट करने के लिए कोई ड्यूटी रूम नहीं था, तो उस जूनियर डॉक्टर ने सोचा कि जो सेमिनार हॉल है वहां पे थोड़ा रेस्ट कर लिया जाए। लेकिन उस सेमिनार रूम में उस जूनियर डॉक्टर के ऊपर भयंकर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, जिसकी वजह से बॉडी पे निशान भी हैं, और उसके बाद उस जूनियर डॉक्टर को मार दिया गया। क्या बदला है? 1973 की घटना जब एक नर्स के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था, और अब इतने सालों बाद 2024 में फिर से यही घटना। हम नारी शक्ति की बात करते हैं, लेकिन दो सिमिलर घटनाएं और दोनों के बीच में ऑलमोस्ट 50 सालों का डिफरेंस, लेकिन ऐसा लगता है कि बहुत कुछ नहीं बदला है। इन्वेस्टिगेशन तो देखो अभी चल रही है इस केस में, और एक सिविक वॉलंटियर को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन देखो बार बार ऐसे इश्यूज सामने आते हैं, इस प्रकार की घटनाओं के बाद ज्यादा हाईलाइट होते हैं कि सीसीटीवी कैमरा नहीं काम कर रहे थे उस समय, ड्यूटी रूम्स नहीं है महिलाओं के लिए जिसमें वॉशरूम्स हों, और हॉस्पिटल्स में या फिर दूसरी जगहों पे, वर्क प्लेसेस पे ऐसी जगहें हैं जो इलिट हैं, मतलब वहां पे लाइटनिंग की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है, इसलिए महिला जो स्टाफ है वहां पे अंधेरा होने के बाद वहां पे जाने से कतराती हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी मेजर्स इनफ नहीं थे, तभी इस प्रकार की घटना हो पाई हॉस्पिटल में। सोच के देखिए, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ज्यादा वल्नरेबल हैं वायलेंस के प्रति। और देखो सबसे बड़ी फेलियर जानते हो क्या है? गैप बिटवीन इंटेंशन एंड आउटकम। हम हर बार वुमेन सेफ्टी के बारे में बोलते हैं, प्रॉमिस करते हैं, लेकिन इंप्लीमेंट शायद उतना नहीं करते। 2012 में गैंगरेप केस सामने आया था, उसके बाद इतना बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिला, सरकार ने निर्भया फंड बनाया, और देखो 2024-25 में निर्भया फंड के लिए जो एलोकेशन है उसे डबल भी कर दिया गया है। लेकिन आपको हैरानी होगी, 2013 से 2022 के बीच में निर्भया फंड के लिए जो एलोकेशन था ना, आधा भी नहीं यूज हुआ। आपने फंड एलोकेट कर लिए लेकिन यूज ही नहीं कर रहे हो आप निर्भया फंड के लिए पैसे जो हैं, तो फिर क्या फायदा? एक तरफ देखो आप इतना कुछ कर सकते हो वुमेन सेफ्टी के लिए, दूसरी तरफ इतना टाइम नहीं है सरकार के पास में कि निर्भया फंड के लिए जो पैसा एलोकेट किया गया है उसे यूज भी कर लिया जाए। देखो मेडिकल प्रोफेशन में ना महिलाओं की संख्या इंक्रीज हुई है। आज के समय में एक मैन के पीछे एक वुमेन डॉक्टर है, और नर्सिस में तो वुमेन ज्यादा हैं, 310 वुमेन है नर्सिस के एरियाज में, 100 मैन हैं। लेकिन बावजूद इसके 2013 का जो एक्ट है ना, सेक्सुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेसेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रिड्रेसल एक्ट, ये जो 2013 में आया था, इसका इंप्लीमेंटेशन अभी भी देखो हाफ हार्टेड है, अच्छे ढंग से इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा था कि अथॉरिटीज, मैनेजमेंट, एम्प्लॉयर्स, आप फेल हो गए हो महिलाओं के लिए सेफ एंड सिक्योर वर्क प्लेसेस इंश्योर करने में। अब देखो ये जो मेडिकल कॉलेज है ना, आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज, जहां पे ये हादसा हुआ कोलकाता में, सीरियस क्वेश्चंस पूछे जाने चाहिए इस मेडिकल क्वेश्चन से। आपकी उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज का क्या हुआ जो स्टूडेंट्स के प्रति थी, स्टाफ के प्रति थी, आप सोचिए। और देखो एक फंडामेंटल इशू है, जब भी हम वुमेन सेफ्टी की बात करते हैं, जब ऐसा कोई हादसा हो जाता है ना, तो बोला जाता है कि ना फांसी की सजा दे दो, तुरंत की तुरंत मार दो, एनकाउंटर कर दो। देखो ये बोलना ना सही मायने में अगर आप इंटेलेक्चुअली सोचो ना, तो अपनी जान छुड़ाने के बराबर है। आपको जो करना चाहिए, ये एक्ट का इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ अच्छे से, सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहे हैं, लाइटनिंग की व्यवस्था नहीं है, हॉस्पिटल में सिक्योरिटी स्टाफ नहीं है, वो सब आप नहीं करोगे जहां पे आपकी गलती है। आप बोलोगे
उसके बाद जब घटना हो गई है उसके बाद आप अपना फेस बचाने के लिए बोलोगे कि एनकाउंटर कर दो। भाई आपकी जो ड्यूटी थी पहले आपने वो तो करी नहीं, अब एनकाउंटर कर दो, इंस्टेंट जस्टिस। इससे लोग भी खुश हो जाते हैं कि हाँ मजे आ गए। लेकिन देखो ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है महिलाओं का इंपावरमेंट, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है इक्वालिटी मैन और वुमेन के बीच में। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इंडियन एक्सप्रेस से सी राजा मोहन का फोरन हैंड की थ्योरी से संबंधित है। आप सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो शेख हसीना को एकदम से बांग्लादेश छोड़ के भारत में आना पड़ा और नई इंटरिम गवर्नमेंट अब गठित हो चुकी है बांग्लादेश में। शेख हसीना ने कल अपनी पहली स्टेटमेंट दी। उन्होंने बोला यूएसए जिम्मेदार है, फॉरेन हैंड जिम्मेदार है मेरे फॉल के लिए और इतने बड़े प्रोटेस्ट के लिए जिसकी वजह से मुझे बांग्लादेश छोड़कर जाना पड़ा। देखो सी राजा मोहन ये बोलते हैं साउथ एशिया में ना ये काफ़ी पॉपुलर है। जैसे इंदिरा गांधी भी ना उस समय फॉरेन हैंड को काफ़ी दोषी ठहराती थी अपनी प्रॉब्लम्स के लिए। इमरजेंसी के लिए भी उन्होंने ये बोला कि देश में फासिस्ट लोग जिम्मेदार हैं और एक्सटर्नली इंपीरियलिस्ट जिम्मेदार हैं जिसकी वजह से भारत में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, इतने बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट चल रहा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी यूएसए का नाम लिया था कि मैंने यूएसए की खिलाफत की, इस वजह से आर्मी ने वहां पे मुझे सत्ता से बेदखल कर दिया। तो साउथ एशिया में ना ये काफी पॉपुलर चीज है। लेकिन देखो ये सच नहीं होता, उसके रीजंस भी राइटर देंगे। इसके अलावा राइटर ये बोलते हैं सेम चीज शेख हसीना ने बोली कि ना यूएसए हमारे यहां पे मिलिट्री बेस चाहता था, मैंने इनकार कर दिया, इस वजह से उन्होंने मेरा कू करवा दिया, मतलब मुझे सत्ता से बेदखल करवा दिया। इमरान खान ने भी सेम बात बोली थी कि यूएसए पाकिस्तान में मिलिट्री बेस चाहता था, मैंने इनकार कर दिया, इस वजह से यूएसए ने इंटरफेयर करके मुझे सत्ता से बेदखल करवा दिया। राइटर ये बोलते हैं देखो ये बात सच है कि यूएसए चाइना के अगेंस्ट ना विभिन्न देशों में मिलिट्री बेस चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यूएसए विभिन्न देशों में जो इस्टाब्लिश्ड गवर्नमेंट्स हैं उनको टोपल करता फिर रहा है मिलिट्री बेस इस्टाब्लिश करवाने के लिए। चलो ये तो छोड़िए, आपने यूएसए की जो खुफिया एजेंसी है सीआईए, उनकी पावर को भी इतना ज्यादा आंक लिया है कि वो उनकी इतनी चलती है, वो इतनी पावरफुल है कि दूसरे देशों में वो कू करवा सकती है, दूसरे देशों में वो किसी लीडर को हटवा सकती है। नहीं, इतनी पावरफुल एजेंसी नहीं है सीआईए। अगर इतनी पावरफुल होती तो राइटर एग्जाम्पल देते हैं, इनके बिल्कुल नजदीक वेनेजुएला कंट्री है। वेनेजुएला कंट्री में अभी तक यूएसए जो वहां के शासक हैं मुड्रो, उनको सत्ता से बेदखल नहीं करवा पाए, जबकि वो खुलेआम यूएसए के खिलाफ बोलते हैं इतने ज्यादा। अगर सीआईए इतनी ही पावरफुल होती तो उनके बिल्कुल नजदीक क्यूबा में 60 साल से कम्युनिस्ट शासन है, वहां पे वो सत्ता चेंज नहीं करवा पाए। तो ऐसा नहीं है, सीआईए इतनी पावरफुल एजेंसी नहीं है और यूएसए ऐसे मिलिट्री बेस इस्टेब्लिश करवाने के लिए वहां पे सत्ता परिवर्तन नहीं करवा रहा है। वो तो बात बहाने वाली हो गई कि हाँ फॉरेन हैंड है, अपना फेस सेव करने वाली बात होती है। शेख हसीना बहुत ज्यादा अनपॉपुलर थी और यह बात किसी से छुपी नहीं थी। अल्टीमेटली स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया, वो एक ट्रिगर साबित हुआ, अदरवाइज ये होना ही था। जिस हिसाब से शेख हसीना की स्टोरी ना सी राजा मोहन बोलते हैं जीत और ट्रेजेडी दोनों की है। देखो एक तरफ उन्होंने ना पिछले 15 सालों में बांग्लादेश को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनाया, बांग्लादेश का नाम चमकाया। आज पाकिस्तान भी बांग्लादेश का मॉडल फॉलो कर रहा है अपनी इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ ट्रेजेडी इसलिए उन्होंने ना अपने हाथों में पावर्स काफी कॉन्सेंट्रेट कर ली। बांग्लादेश जब आजाद हुआ ना 1971 में लिबरेशन हुआ बांग्लादेश का, उसके बाद से ही ना बांग्लादेश में आइडेंटिटी इश्यूज हैं। आइडेंटिटी इश्यूज जिनके बारे में हमने डिस्कस भी किया। एक देखो वो लोग जो सेकुलरिस्ट हैं, जो चाहते हैं बांग्लादेश की आइडेंटिटी सेकुलर होनी चाहिए, जो 1971 के लिबरेशन वार को सेलिब्रेट करते हैं बहुत ज्यादा। और दूसरी तरफ देखो
जो वो लोग जो अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी में ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो दोनों आइडेंटिटीज़ के बीच में ना एक बड़ी प्रॉब्लम है। जो मुस्लिम आइडेंटिटी में विश्वास करते हैं वो पाकिस्तान को ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे जमाते इस्लाम वाले ग्रुप, बीएनपी पार्टी। और जो सेकुलरिज्म वाली आइडेंटिटी में बिलीव करते हैं वो 1971 के वार को बहुत ज़्यादा बढ़िया मानते हैं और उसे सेलिब्रेट करते हैं। वो इंडिया के काफ़ी करीब हैं, जैसे अवामी लीग और उनके फॉलोअर्स हैं। तो ये जो डिवीज़न है ना बांग्लादेश में आइडेंटिटीज़ का, उस डिवीज़न को भर नहीं सकी शेख हसीना। मतलब यूनाइट जो करना चाहिए था ना बांग्लादेश को इस मामले में, वो यूनिटी नहीं ला पाई और ये उनकी फेलियर रही। एक और लेसन इस पूरे घटनाक्रम से ये है कि कोई देश कितना भी पावरफुल हो, कितना भी पड़ोस में हो, जैसे इंडिया है, शेख हसीना के फाल से देखो डेफिनेटली इंडिया को दुख हुआ है कि हमारा एक दोस्त चला गया। बट देखो लेसन ये भी है कि इंडिया कितना पावरफुल था, इंडिया को अंदाजा नहीं हुआ कि बांग्लादेश में ऐसा ऐसा होने वाला है। तो कोई देश कितना ही रिसोर्सफुल या फिर पावरफुल क्यों ना हो, उसकी ना एक लिमिट होती है। वो दूसरे देशों की पॉलिटिक्स में उतना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकता। वो दूसरे देशों की पॉलिटिक्स में ना उतना ज़्यादा कई बार अंदाजा नहीं लगा पाता कि क्या होने वाला है। लास्ट में ना कुछ अच्छी बातें बोलते हैं सी राजा मोहन। वो ये बोलते हैं, देखो आरोप ऐसे ना इंडिया पे भी लगते हैं कि इंडिया की जो एजेंसी है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, वो पड़ोसी देशों में इंटरफेयर करती है, जैसे नेपाल की पॉलिटिक्स में, श्रीलंका की पॉलिटिक्स में। ऐसे आरोप हमारे देश की एजेंसी पर भी लगते हैं। लेकिन बात वही है, किसी भी देश की एजेंसी की पावर ना लिमिटेड होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो बिल्कुल ही इतने लेवल पे इंटरफेयर कर ले वो किसी दूसरे देश की पॉलिटिक्स में। और दूसरा, अब देखो इंडिया को ना बांग्लादेश की नई गवर्नमेंट के साथ में कोऑपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए अच्छे से। मतलब शेख हसीना के साथ हमारे रिश्ते अच्छे थे, शेख हसीना ने, ये बात सच है, जो इंडिया के खिलाफ कैंप्स चलते थे उन पे लगाम लगवाई, कनेक्टिविटी काफ़ी इंप्रूव हुई शेख हसीना के कार्यकाल में। इंडिया के साथ में व्यापार काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ, ट्रेड इंक्रीज हुआ। बट देखो अब इन चीज़ों को ना आगे ले जाने की आवश्यकता है। हम पुरानी यादों के साथ नहीं जी सकते कि हाँ शेख हसीना के टाइम पे दोस्ती अच्छी थी। बात आज की है। इंटरनेशनल रिलेशंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इंटरेस्ट। लोग तो देखो आएंगे जाएंगे। शेख हसीना भारत की मित्र थी, इसी वजह से तो बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे वो भारत में आई जब उनकी जान खतरे में थी। हिंडन बेस में भारत ने खतरा भी उठाया कि बांग्लादेश की नई सरकार नाराज हो सकती है। हमने शेख हसीना को पनाह दी, बावजूद हमने शेख हसीना को आने दिया क्योंकि वो हमारी दोस्त थी। बट देखो अब आगे चलने की आवश्यकता है। आगे नई सरकार के साथ सरकार कोऑपरेट करे। सरकार स्टूडेंट्स के साथ जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके साथ एम्पैथी दिखाए। वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज की मांग कर रहे थे, राइट्स की मांग कर रहे थे, तो सरकार उनके साथ सहानुभूति दिखाए और नई सरकार के साथ कोऑपरेट करे। इस मामले में देखो यूएसए और इंडिया के इंटरेस्ट भी कन्वर्ज होते हैं। पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि यूएस और इंडिया साउथ एशिया के मुद्दों पर एकमत दिखते हैं। हालांकि बांग्लादेश के इशू पे पहले थोड़े डिफरेंसेस थे, बट अब दोनों देश मिल के काम कर सकते हैं। भारत ने कोशिश की थी, यूएस और बांग्लादेश, जब शेख हसीना प्रधानमंत्री थी ना, तो उस समय यूएस और बांग्लादेश के डिफरेंसेस को खत्म करवाने की G20 के समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बात करवाई थी बाइडन और शेख हसीना की। बट देखो उसके बाद अब ये हो गया। लेकिन अब यूएस और इंडिया दोनों मिलकर काम कर सकते हैं साउथ एशिया के इश्यूज पे और खास करके अब बांग्लादेश पे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। लास्ट में क्वेश्चन देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन देखो, रेगुलेटरी बॉडी का गवर्नेंस में रोल, सिग्निफिकेंस, वो सब आपको डिस्कस करना है एग्जांपल्स के साथ में, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे क्या इंपैक्ट होता है वो भी हाईलाइट करना है। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। और देखो जो करंट अफेयर से संबंधित मैंने आपसे सजेशन मांगे वो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।